देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, है ना? जिसमें जो कुछ डिफरेंट टॉपिक्स कवर करना है हमें, वो सबसे पहला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा, देन थर्मल एनर्जी, देन फाइनली द गैसियस स्टेट। ठीक है? तो गैसियस स्टेट में डिफरेंट टाइप के लॉज आ जाएंगे, है ना? वो सारे लॉज भी आज डिस्कस करेंगे हम लोग इस लेक्चर में। ठीक है? तो देखिए, और ये जो पूरा लेक्चर है वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पे बेस्ड है। ठीक है? तो जो बोर्ड एग्जाम के लिए कर रहे हैं उसमें तो फ़ायदा बहुत है ही। कॉम्पिटिटिव के लिए कर रहे हैं उसके लिए, कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के फाउंडेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल और हेल्पफुल ये वीडियो होगा। ठीक है? तो देखो, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, इनफैक्ट पूरे चैप्टर को शुरू करने के पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ इस पे, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं हम लोग कि भाई स्टेट्स ऑफ मैटर देखें तो ये मेरे ख्याल से यूनिट 5 है अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखें। ठीक है? इसके पहले कुछ चैप्टर्स आपने पढ़ा है और जिसमें इससे रिलेटेड नहीं, मतलब जहाँ से मैं बात करना शुरू कर सकता वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, है ना? तो इन दो चैप्टर्स की अगर बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे हमने एटम की बात की। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम के अंदर का क्या स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, है ना, एनर्जी क्या होगी एटम के अंदर, है ना, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, न्यूक्लियस का क्या होगा, ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, एस पी डी एफ, है ना, वो सारी चीज़ें पढ़ी। ठीक है? अगर हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा तो केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड को छोड़ करके, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हटा दें तो ऑलमोस्ट जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े वो सभी मॉलिक्यूल के लेवल पे था कि भाई H2 अगर है एक, है ना, तो उसमें कैसी बॉन्डिंग है ना, बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, शेप क्या होना चाहिए मॉलिक्यूल का, ये सारी चीज़ें पढ़ी। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है। और कैसे डिफरेंट है, इस पॉइंट को कैसे हम लोग इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं कि लाइक अगर सपोज मैंने एक मॉलिक्यूल दे दिया, एक मॉलिक्यूल दिया किसका, वाटर का मॉलिक्यूल, सपोज H2O दिया मैंने। ठीक है? और मैंने कहा कि भाई क्या अब इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, इसका वेपोराइज होना या इसकी वेटिंग प्रॉपर्टी, है ना, लाइक किसी चीज़ को भिगाने की इसकी जो प्रॉपर्टी है, क्या इन सब का कोई मतलब है क्या फॉर दिस सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ H2O? क्या इसका कोई बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, या ये एक मॉलिक्यूल किसी भी सरफेस को वेट कर सकता है, उसको भिगा सकता है? नो, बिकॉज ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बल्क प्रॉपर्टीज़ है, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ हों, है ना, तब ये प्रॉपर्टीज़ पिक्चर में आती हैं। ठीक है? ये तो एक मॉलिक्यूल है। तो जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो यहीं से शुरू होता है कि भाई डिफरेंट टाइप के स्टेट्स हमने पढ़ा हुआ है कि भाई गैसियस स्टेट है ना, या फिर लिक्विड स्टेट होता है, ठीक है, या फिर सॉलिड स्टेट है। तो इन सब में क्या है, ये जो मॉलिक्यूलर लेवल, मान लो कि H2O को देखो, ये वाटर, ठीक है, आइस भी देख सकते, स्टीम देख सकते। तो इन सब में फ़र्क क्या पड़ता है, H2O के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। डिफरेंट H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किस तरह से कनेक्टेड है, ये किस तरह से अटैच्ड हैं, इस पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है? मतलब कंप्लीटली ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाती है कि भाई हम लोग गैस से लिक्विड में आए, लिक्विड से सॉलिड में आए, या डिफरेंट स्टेट्स की बात करते हैं, दिस ऑल आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है? अब तुरंत कहोगे फिर तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होने से केमिकल प्रॉपर्टी में तो कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए अगर एज फार एज द स्टेट्स आर कंसर्न, कि भाई गैस से लिक्विड हो गया, लिक्विड से सॉलिड हो गया, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ रहती है ना, तो फिर तो इसको केमिस्ट्री के लिए यूजलेस मानना चाहिए था, है ना? बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि जो केमिकल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फिजिकल केमिस्ट्री का, जो केमिकल काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम में जाके देखेंगे आप लोग, है ना, वहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर का बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए केमिस्ट्री में इसको पढ़ना ज़रूरी हो गया। ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, है ना। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी होगी, कुछ समझना होगा। ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स देखते जाएंगे हम लोग, समझते जाएंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हैं, ठीक है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं, है ना। तो ये जो फोर्स का नेचर क्या होगा, अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। ठीक है? मतलब ये दोनों ही हो सकते हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के अंदर दोनों आ सकते हैं। ठीक है? दूसरा पॉइंट किसके बीच होगा, तो मैंने बताया जैसे किसी भी मैटर की बात कर रहे हैं ना, तो वो कोई भी मैटर जो है वो किससे बन सकता है, वो एटम से बना हो सकता है, ठीक है, वो मॉलिक्यूल से बना हो सकता है। ठीक है? तो ये जो फोर्सेस लिखेंगे ये दोनों के लिए वैलिड हो सकता है। ठीक है? तो सबसे पहला जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हैं वो सेम टाइप के सब्सटेंसेस के एटम्स और द मॉलिक्यूल्स के बीच आएगा, जो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और
रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है, ठीक है। एट द सेम टाइम इस पॉइंट को डिस्कस करना ज़रूरी है कि कौन कौन से फोर्सेस इससे एक्सक्लूडेड होंगे, ठीक है, मतलब किस फोर्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो एक पॉइंट जो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है, वो जो टू ओपोजिटली चार्ज्ड आयंस है ना, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो सकता है, जो आयंस हो गए है ना, तो उस फोर्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। देखिए जैसे आयन, आयन लिख लिया, लिख सकते हैं ना। तो देखो जो दो ओपोजिटली चार्ज्ड आयंस है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इनके बीच एक फोर्स आएगा, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, ठीक है। इसको एक्सक्लूड करना है किससे, फ्रॉम दिस फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। दूसरा, जो भी देखो एटम्स के मॉलिक्यूल्स को एक साथ जो रखते हैं, लाइक कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ रहा है कि होल एटम्स, देखो कोई भी एक मॉलिक्यूल है जिसमें डिफरेंट एटम्स होंगे, ठीक है, तो इसके बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, लिख लीजिए, ये जो फोर्सेस होंगे इसको भी एक्सक्लूड करना है। नहीं, कोई भी मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट एटम से बना होगा, और अगर वहाँ कोवैलेंट बॉन्ड है और उसकी वजह से जो फोर्सेस हैं वो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच नहीं आएगा। ये तो बहुत लॉजिकली आप सोच सकते हैं, ये मॉलिक्यूल के अंदर की फोर्स हो गया ना ये, ठीक है। तो एक आयंस आयंस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो एक्सक्लूड होगा इससे। दूसरा क्या एक्सक्लूड होगा, ये कोवैलेंट बॉन्डिंग के लिए फोर्स है, ठीक है। अब इसमें एक स्पेशल जो चीज़ है, देखिएगा जो अट्रैक्शन है, देखना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो तरह के थे, एक अट्रैक्टिव था, रिपल्सिव हो सकता था, क्या एक्सक्लूड करना था वो मैंने बता दिया। तो जो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज वंडरवाल फोर्सेस, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो वंडरवाल फोर्सेस किसको कहेंगे, आप ये समझ आए तो देखो लिख लीजिए, वंडरवाल फोर्सेस, ये ठीक है। तो वंडरवाल फोर्सेस क्या हो गया, एक स्पेशल टाइप का हो गया फोर्स, ठीक है, नहीं एक स्पेशल केस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो गया, कौन सा वो, जिसमें अट्रैक्टिव सिर्फ है, जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स को सिर्फ काउंट करेंगे आप। यहाँ तक समझ आ गया, लिख सकते हैं ना, ये समझ आ गया। अब देखो अट्रैक्टिव कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो इसी में से जो हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ते थे हम लोग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक स्पेशल टाइप का वंडरवाल फोर्सेस है, ठीक है। तो उसका नाम मतलब बहुत कम मॉलिक्यूल्स और उसके लिए देखा जाता है, इसलिए उसको एक स्पेशल नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वंडरवाल फोर्सेस। तो वंडरवाल फोर्स कौन सा होगा, आप तुरंत कह दोगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं और सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर वाले, रिपल्सिव वाले को एक्सक्लूड करेंगे आप इसमें से, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो जो वंडरवाल फोर्सेस हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटरेस्टिंग है, जो एनसीईआरटी में भी सबसे पहले लिखा होगा है ना, वो देखते हैं। तो देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से शुरू किया हमने, कहानी आपके समझ आया, ठीक है। अब सबसे पहला जो वंडरवाल फोर्स है वो कौन सा है, लंदन फोर्स, ठीक है, लिख लीजिए लंदन फोर्सेस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ वंडरवाल फोर्सेस, ठीक है। मतलब अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो वंडरवाल फोर्सेस पढ़ रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्पर्सन फोर्सेस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्पर्सन फोर्सेस, लिख सकते। अब देखो ये पता तो था कि भी इस तरह का कुछ फोर्स ज़रूर होता होगा, है ना, और पता था, कैसे पता था, तो ये भी समझते हैं हम लोग। यहाँ तक समझ आया कि भाई कोई भी जैसे एक गैस ले ले, है ना, अगर वो लिक्विड बनता है, ठीक है, कोई भी एक गैस है, अगर वो उसको लिक्विफाई कर लेते हैं हम लोग, लिक्विड बन जाता है, तो गैस से जब कोई लिक्विड बना तो डेफिनेटली, जैसे देखना समझना, ये कुछ लिख लिया है ना, तो गैस था पहले, तो सपोज करो बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, लिख सकते हैं ना। लेकिन जब ये लिक्विफाई हो गया, मतलब ये जब लिक्विड बन गया, तो डेफिनेटली इनके बीच में कुछ फोर्सेस होंगे तभी ये लिक्विड बना, भाई अटैच हो गया, मतलब सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से अटैच हुए तभी ये गैस टू लिक्विड गया। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ये तो पता था कि भी है, बट ये फोर्स कौन सा है, जो हमें पता था हाइड्रोजन बॉन्ड, वो हो नहीं सकता। कुछ वैसे एग्जांपल्स थे जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है।
दूसरा, भाई डाइपोल फोर्स जैसा कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि दोनों जो ऐसा लिया था वो न्यूट्रल थे और कोई पोलैरिटी शो नहीं करते थे, कोई पोलर प्रॉपर्टीज़ नहीं था, ठीक है। तो फिर लंदन साहब ने एक चीज़ बताया कि भाई ठीक है, ये जो फोर्स है वो बेशक वो नॉन पोलर हैं, वो सिमेट्रिक एटम्स हैं इवन, ठीक है, उसके लिए भी ये फोर्स जनरेट हो सकता है, फोर्स डेवलप हो सकता है, और वो किस तरह से हो सकता है, तो ये बड़ा समझाया गया, ठीक है। और वो लंदन साहब ने समझाया, तो सर फोर्स का नाम लंदन फोर्सेस रख देते हैं, एफ लंदन कह सकते हैं, है ना। तो देखिए, अगर हम लोग दो एटम की बात करें जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डेफिनेटली सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो जैसे हमने लिख दिया, एक ये है, दूसरा ये, ठीक है। कोई मैटर लिया जिसमें कि जो एटम से बना हुआ है ना, और जो एटम्स हैं, ठीक है, वो सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ हैं, है ना। तो बीच में अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा होता है सपोज, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रेगुलरली ऑसिलेट कर रहा है अगर बाहर, ठीक है, बट यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है। एट एनी मोमेंट सपोज ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, देखना समझना कि भाई अब ऐसा होता है कि किसी एक मोमेंट पे, ये पहले तक क्या था, दोनों सिमेट्रिक अरेंजमेंट किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से सिमेट्रिक था, तो इसके बीच में कोई फोर्सेस नहीं थे, यहाँ तक समझ आ रहा है, देखिएगा, तो इसके बीच में कोई फोर्सेस नहीं दिख रहे, है ना। ऐसा कुछ हुआ, सपोज करो कि भाई एट एनी टाइम टी, ठीक है, किसी एक मोमेंट पे इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ गया, इस साइड पे अगर हम लोग ऐसा देखें कि भी इलेक्ट्रॉन एक तरफ कहीं शिफ्ट होता है, तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज जैसा दिख जाएगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, लिख सकते। और पॉजिटिव क्या होगा, जिस तरफ इलेक्ट्रॉनिक जो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ गई, डेफिनेटली इधर से शिफ्ट हुआ है, तो दूसरी तरफ पॉजिटिव नेचर वो दिखेगा। अब ये जो प्रोसेस है ये अपने आप हुआ, है ना, एक मोमेंट के लिए हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉन जो सिमेट्रिक अरेंजमेंट पे था वो एक साइड कहीं पे शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो एक तरफ अगर वो शिफ्ट होता है तो नेचुरली दूसरे साइड पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और ये जिस मोमेंट पे हुआ, आप इसको कह सकते हैं कि एक मोमेंट के लिए हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है एक इंस्टेंटेनियस डायपोल बन गया। देखो, डायपोल परमानेंट क्यों नहीं कहा, क्योंकि एक मोमेंट पे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, एक तरफ शिफ्ट होने की वजह से ये चीज़ जनरेट हो गया। तो अगर ये ऐसा होता है तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि भाई एक मोमेंट के लिए ये इंस्टेंटेनियस डायपोल बन गया, लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस डायपोल। तो जो डायपोल बना, तो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन लिखते हैं हम लोग वो ऐसा लिखेंगे। देखो फिजिक्स में उल्टा लिखते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पे क्या करना है, जिस तरह पॉजिटिव है वहाँ पे एरो के टेल पे प्लस साइन ऐसा बनना चाहिए, बन गया। अब देखो, एक जो एटम था वो एक मोमेंट के लिए इंस्टेंटेनियस डायपोल ऐसा बन गया। अब ये जैसे बना तो इसके बिल्कुल पास वाला जो दूसरा एटम था, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर जो दूसरा था यहाँ पे अगर हम लोग देखें, है ना, देखिए, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखना, अगर ये माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। नेगेटिव के बिल्कुल पास क्या होगा, पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा, फिर यहाँ क्या होगा, नेगेटिव, लिख सकते। तो यहाँ पे भी एक डायपोल अब बन गया, देखना समझना, डायरेक्शन बिल्कुल ऐसा दिखा सकते हैं, क्योंकि जिधर पॉजिटिव बनता है उस तरफ एरो पे पॉजिटिव साइन इस तरह से दिखता है, लिख सकते। अब देखो क्या प्रोसेस था, पहले ये दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल थे, मतलब कहीं से कोई डायपोल की कोई भी जो एक सिचुएशन, एक डायपोल का कोई भी इम्पैक्ट, कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा था। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट एक तरफ शिफ्टिंग की वजह से इंस्टेंटेनियस डायपोल यहाँ पे जनरेट हुआ, किस पे, फर्स्ट एटम पे। एट द सेम मोमेंट इसने दूसरे पे क्या किया, इंड्यूस किया, ठीक है। तो इसको क्या कहोगे, दिस इज द एटम ए और ये एटम बी, दोनों शुरू में नॉन पोलर, जैसे नॉन पोलर तो थे ही और कोई पोलर प्रॉपर्टीज़ भी नहीं थी। यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग वजह से इंस्टेंटेनियस डायपोल हुआ, इसकी वजह से यहाँ इंड्यूस्ड हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, इसमें जो डायपोल वाली प्रॉपर्टीज़ आई वो इंड्यूस्ड हो गई, तो इसको आप इंड्यूस्ड डायपोल कह सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया। अब जैसे ही आया, इन दोनों के बीच में एक फोर्स जनरेट हो जाएगा, लिख सकते। और ये जो फोर्स, क्योंकि ये यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, यही क्या है, लंदन फोर्स,
ये जो क्या हो गया, लंदन फोर्स। यहाँ तक समझ आ गया। तो लंदन फोर्सेस किसके बीच यहाँ पे लिख सकते हैं, सबसे पहला जो देखेंगे हम लोग, यहाँ तक समझ आ गया। तो अगर ये बिल्कुल ऑर्डिनरी एटम जैसा, बिल्कुल कहीं से कोई इसका डायपोल वो दिख नहीं रहा है, तो वहाँ पे ये आ जाएगा, है ना। कैसे है, यहाँ तक समझ आ गया। एक पे क्या होता है, इंस्टैंटेनियस डायपोल होता है, दूसरे पे क्या होता है, वो डायपोल इंड्यूस्ड हो जाता है। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब जहाँ तक आपने पढ़ा हुआ है कि जैसे फोर्स ऑफ कुछ भी आएगा, मतलब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आ गया, है ना, तो एक इंटरेक्शन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जैसा एक चीज़ हो जाएगा, लिख सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इंटरेक्शन, फोर्स आया, तो फोर्स आने की वजह से हम लोग कह सकते देल बी सम इंटरेक्शन एनर्जी फॉर दिस पेयर, ठीक है। तो वो जो इंटरेक्शन एनर्जी है, इंटरेक्शन एनर्जी जो है, ठीक है ना, वो क्या होगा, नेगेटिव है तो माइनस तो आएगा ही आएगा। क्यों माइनस आएगा, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इंटरेक्शन एनर्जी लिखेंगे, दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो जो कैसे वेरी करता है, यही आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है ना। तो ये 1/r⁻⁶ के लिए, ठीक है। ये जो इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन दीज टू, जहाँ पे लंदन फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो कैसे आएगा, तो वो रेसिप्रोकल ऑफ r⁻⁶ के डिपेंड करेगा, ठीक है। नेगेटिव होगा क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस है। यहाँ तक समझ आ रहा है। और ये जो फोर्स है, ये शॉर्ट डिस्टेंस वाला फोर्स है, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है ना। इसका जो डिस्टेंस है, मतलब ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब ऐसा लिख सकते हैं कि अबाउट 500 पिकोमीटर तक है, तब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये दिख जाएगा, इफेक्टिव दिख सकता है, ठीक है ना। और ये कितनी जल्दी पोलराइज होता है, अब ये फोर्स और किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, है ना। तो जो दूसरा जो एटम है, वो कितनी जल्दी पोलराइज होता है ना। तो उस जो कैपेसिटी ऑफ पोलराइजेशन है, उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो इसमें कह सकते हैं कि साइज ज़्यादा है तो जल्दी पोलराइज होगा, है ना। तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं इस फोर्सेस को। यहाँ तक समझ आ गया। तो जो फर्स्ट काइंड का जो डायपोल फोर्स, सॉरी, वंडरवाल फोर्स था, दैट वाज लंदन फोर्सेस, और वो हमने लिख लिया। यहाँ तक समझ आ गया। ये कैसे लिख सकते हैं, ये समझ आ गया। इसमें देख लीजिए एक बार, इसको नोट करिए, डायग्राम नोट करिए, ठीक है। तो अब देखो, अगर आपसे पूछेगा कि भाई ये किसके लिए हो सकता है, तो एटम्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटम्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, देख लिया, या तो एटम्स था या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए फोर्सेस दिख रहे थे आपको। यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट जो है, दैट इज़ डायपोल डायपोल फोर्स। देखो नाम से ही पता लग रहा होगा कि दोनों के पास जो है वो डायपोल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, पहले से परमानेंट डायपोल होना चाहिए, नहीं। तो जो सेकंड काइंड का जो वंडरवाल फोर्स है, दैट इज़ डायपोल डायपोल फोर्सेस, लिख सकते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा कि जो लंदन फोर्स आपने पढ़ा, उसमें दोनों ही जो या तो एटम्स थे या नॉन पोलर जैसे थे, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब इसमें देखो डायपोल डायपोल मतलब दोनों ही जो क्या होगा, वो परमानेंट डायपोल एक प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा, है ना। तो देखिए लिख लेते हैं इसको, है ना। क्या है, लिख लीजिए, डायपोल डायपोल फोर्सेस फोर्सेस देखिए, डायपोल डायपोल फोर्सेस act between the act between the molecules molecules having permanent डायपोल, हैविंग परमानेंट डायपोल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। पहले जो था वो सिमेट्रिक होता था, मतलब उसके पास कोई परमानेंट डायपोल नहीं होता था, सिंपल एटम होते थे वहाँ पे आके। यहाँ पे क्या है, परमानेंट डायपोल अगर है तभी लिख सकते। तो डायपोल डायपोल फोर्सेस एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डायपोल। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अब इसको देखते हैं, बहुत सिंपल सा है, इसमें समझना बहुत ईजी हो जाएगा कि कोई भी जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए लिख सकते हैं। तो बहुत आसान हो सकता है अगर हम लोग उसको ऐसा दिखाएं, है ना। तो देखो फोर्सेस कैसे आने, ये लिख दिया हमने, है ना। अब देखिए बेस्ट एग्जांपल HCl का लेते हैं, ठीक है। तो देखो
जैसे हमने लिख दिया एच सी एल, लिख सकते हैं, तो एच सी एल, तो जिधर हाइड्रोजन होगा वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, और जिस तरफ सी एल है उधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, लिख सकते। तो यहाँ पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिख जाएगा, लिख सकते। अब ये जो लिखा, दिस इज द पार्शियल चार्ज, दिस इज द पार्शियल चार्जेस विच इज ऑलवेज लेस देन यूनिट चार्ज, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिखते थे, है ना, विच इज ऑलवेज लेस देन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता था, है ना। तो देखो डायपोल डायपोल फोर्स किसके बीच में आएगा, ये पता लग गया, है ना। ये परमानेंट डायपोल जो जिसके पास है वैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में आएगा, एंड दिस फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज ग्रेटर देन लंदन फोर्स। मतलब ये जो फोर्स आया इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी ग्रेटर देन लंदन फोर्सेस। यहाँ तक समझ आ रहा है। लेकिन ये लंदन फोर्सेस से ज़्यादा है, बट आयन आयन वाले जो फोर्सेस हैं, देखना दिस जो हम लोग लिखेंगे, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द लंदन फोर्सेस बट इज वीकर देन आयन आयन इंटरेक्शन। तो देखो आयन आयन इंटरेक्शन जो होगा वो इससे ज़्यादा होगा, किससे, डायपोल डायपोल से, ठीक है। रीज़न बिल्कुल साफ है, ये अगर कहीं पे ऐसा रीजनिंग पूछता है तो ये पार्शियल चार्ज, ठीक है, बिकॉज पार्शियल चार्जेस इज ऑलवेज लेस देन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और आयन आयन पे सीधा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एक्शन में रहता है, ठीक है। तो ये मेन रीज़न है आयन आयन फोर्सेस से डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को, डायपोल डायपोल फोर्सेस को कम होने का। यहाँ तक समझ आ गया। तो देखो सीधा जो हमें जानने की ज़रूरत है यहाँ पे, डायपोल डायपोल फोर्सेस क्या होता है, कैसे लिखते हैं, है ना, कब आएगा, किसके लिए आएगा, किससे कम होगा, किससे ज़्यादा होगा, यहाँ तक समझ आ गया। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगी फिर से एनर्जी, ठीक है। तो अट्रैक्टिव है, अगेन नेगेटिव एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या होगा, अगेन नेगेटिव एनर्जी होगा। और कैसे होगा, क्या लिख सकते, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एनर्जी, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, डायपोल 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 इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी, ठीक है, बिटवीन। अब इसमें मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि दो डिफरेंट टाइप्स के आएंगे, मतलब यहाँ 1/r⁻³ नेगेटिव तो है ही है, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की तरफ बात करें, ठीक है, तो वो बिटवीन जो स्टेशनरी जो होंगे, ठीक है, बिटवीन स्टेशनरी, ये मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, बिटवीन स्टेशनरी पोलर, पोलर लिखना ज़रूरी है ना, क्योंकि ये पोलर के लिए होगा, है ना, स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स, स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻3, 1/r⁻3, वो ऐसा सॉलिड में देखा जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ तक समझ आ गया। दूसरा क्या हो सकता है, अब देखो जिसमें कि ये तो है, दूसरा क्या, जो स्टेशनरी नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स ऐसा ही लिखेंगे। बिटवीन के बाद क्या लिख देंगे आप, बिटवीन रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन तक तो ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, स्टेशनरी होता तो ये लिख देते, बट अगर स्टेशनरी ना होकर के ये रोटेटिंग है, बिटवीन रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स, यही फोर्स क्या हो जाएगा, 1/r⁻6 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लिख सकते हैं। ये जो इसी का जो दूसरा लेक्चर आ रहा है जो आईआईटी के लिए है, वहाँ पे इसको इसके रीज़न को भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा होता क्यों, इसमें थोड़ा फिजिक्स लिखते हैं, है ना, फिजिक्स लगाते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गया, लिख दिया आपने, ठीक है, यहाँ तक बन जाएगा, गुड। एक और पॉइंट है यहाँ पे जिसको डिस्कस करना चाहिए, कर सकते हैं, वो ये है कि अगर दो पोलर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ तक समझ आ गया। तो अगर ये मान लो कि दो पोलर मॉलिक्यूल है, इसको ऐसा देखो, ए एंड बी, बोथ आर द पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसमें जो डायपोल डायपोल फोर्सेस होने चाहिए थे,
डायपोल फोर्सेस आ गए, वो सपोज F1 आ गया, जो डायपोल डायपोल फोर्सेस है दैट इज़ F1 आ गया। बट जो फाइनली मेजर करते हैं वो सपोज F आया, जो इफेक्टिव जो कैलकुलेटेड वैल्यू दैट इज़ F1, और जो इफेक्टिव वैल्यू है वो Fe एंड F इज़ ग्रेटर देन F1, ऐसा अगर आता है, ठीक है, मतलब सिर्फ डायपोल डायपोल फोर्सेस जो होने थे उस मैग्नीट्यूड से ज़्यादा रिजल्ट दिखता है, ठीक है, तो उसका रीज़न क्या होता है? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पोलर molecules can interact by dispersion forces also। मतलब वहाँ पे डिस्पर्सन फोर्सेस भी लिख सकते हैं, मतलब एक तो परमानेंट डायपोल की वजह से जो फोर्स आया, जो परमानेंट डायपोल की वजह से फोर्स आया वो तो है ही है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के जो शिफ्टिंग की वजह से एक जो इंस्टेंटेनियस एक में डायपोल आया और दूसरे में इंड्यूस डायपोल आया, उसकी वजह से भी एक फोर्स जो आएगा छोटा, इन दोनों का ये क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा, तो दोनों ऐड होकर के इफेक्टिव जो था वो ग्रेटर देन जो अकेले डायपोल डायपोल के लिए होना था वो आ गया। तो ये एक छोटा इन्फॉर्मेशन है, उसको भी रख सकते हैं, है ना। देन थर्ड टाइप पे आते हैं, जो थर्ड टाइप का है क्या, वंडरवाल फोर्सेस। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वंडर, जो शुरू में हमने पढ़ा क्या, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। अब उसमें जो सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, उसको आप वंडरवाल फोर्स कहते हो, है ना। तो दो तो आपने पढ़ लिया। थर्ड टाइप का जो है दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। देखिए यहाँ तक सबके समझ आया, वेरी गुड। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब इसमें देखो नाम से पता लग रहा है, डाइपोल डाइपोल जब था तो दोनों के पास क्या था, परमानेंट वो डाइपोल होता था। यहाँ पे एक के पास परमानेंट डायपोल है और दूसरे के पास क्या है, इंड्यूस्ड डायपोल। फिर जो इसका दूसरा जो लेक्चर है जो आईआईटी के लिए है, आईआईटी प्रिपरेशन के लिए या पीएमटी प्रिपरेशन के लिए, उसमें इसके प्रॉपर अलग अलग और एग्जांपल्स लेकर के और भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा पहले ये एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी के हिसाब से, बट फाउंडेशन के लिए बहुत सही है, मतलब मैं फाउंडेशन के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फाउंडेशन आईआईटी एंड फाउंडेशन पीएमटी के लिए, ठीक है। तो अब इसमें देखो सपोज़ हमारे पास क्या हो गया कि एक तो परमानेंट डायपोल वाला है जो मॉलिक्यूल है, मतलब पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और दूसरा जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है, जो दूसरा है दैट इज नॉन पोलर, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं तो एक तो क्या है, जो फर्स्ट वन है ये परमानेंट है, परमानेंट डायपोल वाला। तो परमानेंट डायपोल वाला मतलब ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, और जो दूसरा है दैट इज नॉन पोलर, दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और जो सेकंड लेक्चर आएगा उसमें ये भी डिस्कस करते हैं कैसे इंड्यूस होता है, मतलब फिजिक्स उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे तो आपके पास एक के पास सिर्फ डायपोल है। अगर मैं ऐसा लिख लूँ कि सपोज यहाँ से समझ आ रहा है कि भाई ये देखना इधर पॉजिटिव है और इधर क्या है नेगेटिव, ये पार्शियल चार्ज क्यों दिखा दिया, तो उसका इसके डायपोल का डायरेक्शन भी लिखना होता तो आप ऐसा लिख सकते थे। यहाँ तक समझ आया। अब इसने क्या करना है कि ये क्या करेगा, अब दूसरा, अभी तो ये न्यूट्रल था, नॉन पोलर था, लेकिन ये नेगेटिव, नेगेटिव के जस्ट सामने क्या होगा, अब इतना समझ लो कि नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब पॉजिटिव कुछ मूव करने जैसा होता नहीं, तो नेगेटिव दूसरी तरफ चला गया तो ऑब्वियसली पहले तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस नेगेटिव की वजह से, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव, लिख सकते। तो ये एक डायपोल इंड्यूस्ड हुआ है इसमें, ठीक है, और इसका साइन ऐसा आ गया। अब ये डायपोल, ये जो डायपोल, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल था बट ये जो डायपोल आ गया, डायपोल वाली प्रॉपर्टी दिखी, ये क्या है इंड्यूस्ड डायपोल, लिख सकते। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ फोर्सेस
are known as dipole induced dipole forces. Dipole induced dipole forces. तो आप कह सकते हैं कि भाई ये जो फोर्स है, दिस टाइप ऑफ फोर्स कौन सा, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, ठीक है. दिस टाइप ऑफ forces act between the polar molecules, polar molecules मतलब जिसके पास वो परमानेंट डायपोल होगा, है ना, हैविंग परमानेंट डायपोल, एंड द molecules lacking परमानेंट डायपोल. लिख सकते हैं, यहाँ तक समझ आ रहा है. मतलब डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस एक्ट बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल्स लैकिंग परमानेंट डायपोल. लिख सकते हैं. तो पोलर मॉलिक्यूल जैसे लिखा हमने, तो ये क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स के पास क्या होगा, परमानेंट डायपोल होता है. लिख सकते हैं, यहाँ तक समझ आएगा. ठीक है. अब यहाँ से क्या होगा, फिर से देखो फोर्स कैसा आएगा. अब ये हमने पढ़ा हुआ, जितना ज़्यादा साइज बढ़ता जाएगा तो उसका पोलराइज होने की जो कैपेसिटी है, जो पोलराइजेबिलिटी लिख सकते हैं, वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा. तो जो फोर्स की स्ट्रेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी. ठीक है. तो यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई अगर साइज़ बड़ा है ना, साइज़ ज़्यादा है, तो ये फोर्स जो होगा इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. ठीक है, क्योंकि ये दूसरा पोलराइज ज़्यादा जल्दी हो जाएगा. यहाँ तक समझ आ रहा है. लिख सकते हैं. तो ये 3 स्पेशल टाइप के फोर्सेस थे जो वंडरवाल फोर्सेस के अंदर आए, जिसको पढ़ना ज़रूरी था आपको. यहाँ तक ये कर लिया. 4th टाइप का जो था, जो हाइड्रोजन है, हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए जो लिखते हैं, वो भी वंडरवाल इंटरेक्शन के अंदर आएगा, बट वो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है. उस लेक्चर में आप देख लीजिएगा एक बार. ठीक है. तो ये आपने पढ़ लिया कि भाई जो वंडरवाल फोर्सेस हैं, है ना, वो कैसे हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, कैसे हैं, ये समझ आ गया. कर सकते. गुड. अब आते हैं हम लोग थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी डिस्कस करने की ज़रूरत यहाँ पे इसलिए, इसको डिटेल में हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री और फिजिक्स में करते हैं, बट यहाँ पे है क्या ये थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, तब वो गैसेस स्टेट को हम लोग देख पाएंगे कि है क्या, कैसे लिखते हैं हम लोग, है ना. तो देखिए, थर्मल एनर्जी. ठीक है. तो अगर थर्मल एनर्जी की बात करते हैं तो ये क्या है, थर्मल एनर्जी मतलब कौन सी एनर्जी. डेफिनेटली वो किसी मीडियम की एनर्जी, किसी मैटर की एनर्जी, किसी सब्सटेंस की एनर्जी पे लिख सकते हैं, है ना. तो ये कोई भी जैसा मैटर है वो किससे बना है, या तो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, या तो एटम्स होंगे, उससे बना होगा. तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में और जो इंटरेक्शन एनर्जी है, इन सबको मिला जुला करके क्या मिलता है, थर्मल एनर्जी मिलती है. ठीक है. यहाँ तक समझ आ रहा है. तो अब एक स्टेटमेंट यहाँ पे जैसे एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है कि थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी अराइजिंग फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स एटम्स और द मॉलिक्यूल्स. यहाँ तक समझ आ रहा है. तो वो क्या होगा, मोशंस की वजह से क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी आता है. तो हम कह सकते हैं थर्मल एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की वजह से एनर्जी जो है वो है. लिख सकते हैं. इसको और डिटेल में हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. तो यहाँ तक तो समझ आ रहा है. अब ये देखो, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हम लोग, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी किसकी, ऑफ एटम्स और द molecules, is directly proportional to temperature, is directly proportional to temperature. कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़नी है. यहाँ तक मतलब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आप वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ोगे जहाँ पे कि कैसे कैसे काइनेटिक एनर्जीज हो सकते हैं, है ना. इंट्रैक्शन एनर्जी होता है तो क्या लिख सकते हैं, वो रोटेशनल होगा, है ना, वो 3D में आएगा, 2D में होगा, वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, वो सब कुछ डिटेल पढ़ेंगे. बट अभी हमें सिर्फ इतना जानने की ज़रूरत है कि जो थर्मल एनर्जी इट डिपेंड्स अपॉन द मूवमेंट. ठीक है. और मूवमेंट क्या है, वो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. बस इतना यहाँ तक समझने की ज़रूरत है ना. तो अब यहाँ जो यूज़ करना है फंडा में स्टेट्स ऑफ मैटर में, ये कि अगर आप थर्मल एनर्जी बढ़ाते हो, ठीक है, तो थर्मल एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी का बढ़ जाना. मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है.
तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मतलब मूवमेंट बढ़ रहा है, मतलब जो सेपरेशन वाली चीज़ है वो बढ़ने के लिए ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल होगा। जो सेपरेशन बिटवीन द, बस सिर्फ ये आइडिया इस चैप्टर में यूज़ करना है हमारा हमें थर्मल एनर्जी वाली जो है, ठीक है। क्योंकि अब इसके जस्ट बाद जो पॉइंट पढ़ेंगे दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंटरैक्शंस, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो देखना, ये समझ आया ये कैसे लिखा। तो देखो अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं कि भाई अगर डिफरेंट स्टेट्स हैं, है ना, गैसेस स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, तो इसमें कौन से एनर्जी का क्या रोल होगा और कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि भाई गैस, ठीक है, तो गैस से आप फिर लिक्विड पे पहुँचते हैं, ठीक है, और लिक्विड से फिर सॉलिड में पहुँचते हैं, है ना। अगर ऐसा हमने लिखा हुआ है, देखिएगा, ठीक है, कि गैस से लिक्विड पहुँच गया, लिक्विड से सॉलिड पहुँच गए अगर हम लोग, है ना। तो देखिए, ठीक है ना, देखना, अगर ये अरेंजमेंट है तो अब गैस से अगर हम लोग इधर जाते हैं, अब देखो दो तरह के फोर्सेस हैं, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है ना, एक क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, लिख सकते। और दूसरा क्या था, थर्मल एनर्जी, दूसरा क्या था, थर्मल एनर्जी, लिख सकते। तो अब अगर यहाँ से देखें, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एंड थर्मल एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो क्या करेगा, बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट एटम्स ऑफ द सब्सटेंस, ये फोर्स एक साथ रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जो थर्मल एनर्जी, जैसा अभी तुरंत डिस्कस किया हमने, थर्मल एनर्जी क्या है, वो सेपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि थर्मल एनर्जी बढ़ने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ना, रैंडम मोशन बढ़ना, मतलब सेपरेशन बढ़ना, ठीक है। तो अगर आप गैस से लिक्विड पे आते हो, लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाते हो, है ना, तो यहाँ पे क्या है, इस प्रोसेस में मतलब क्या बढ़ता दिख रहा है आपको, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन दिख रहा है, तो इसको प्री डोमिनेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन लिख सकते हैं। तो ये देखो, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं आप, तो गैस के लिक्विड, लिक्विड से फिर आप सॉलिड पे पहुंचते हो, लिख सकते। अब यही चीज़ बिल्कुल अगर लिखते हैं हम लोग फिर से कि भाई अगर ऐसा हो कि उल्टा चल रहा है, कि गैस है, लिक्विड, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड से गैस, लिक्विड, लिक्विड से गैस, अगर ऐसा, अब ऐसा देखो ना, आइस है, हीट चाहिए, है ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे माइनस में है तो पहले वो ज़ीरो पे आएगा, है ना, देन अगेन हीट वो गेन करेगा, नहीं लेटेंट हीट के फॉर्म में, तब वो स्टेट चेंज करेगा, आइस टू लिक्विड आएगा वो, ठीक है। फिर हीट गेन करेगा, हीट गेन करता जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, फिर जब वो 100 डिग्री पे पहुंचेगा, उस पॉइंट पे जाके अगेन वो हीट गेन करेगा, देन वो स्टेट चेंज करेगा फ्रॉम लिक्विड टू गैस। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो अगर फिर से अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, है ना, देखिए, यहाँ तक समझ आ रहा है? देखिए कि भाई अगर सॉलिड, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड जाना था, तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हमें बढ़ाने की ज़रूरत थी, और अगर बढ़ रहा है तो आप ऐसा कह सकते थे कि हाँ, यहाँ पे प्री डोमिनेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस अगर हम बात करते हैं, है ना, तो देखो थर्मल एनर्जी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको प्री डोमिनेंस ऑफ थर्मल एनर्जी लिख सकते हैं। तो देखो, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का क्या रोल था, यहाँ तक समझ आया, प्री डोमिनेंस ऑफ थर्मल एनर्जी, मतलब इस प्रोसेस में सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, तो ये कैसे लिख रहे हैं, थर्मल एनर्जी की बात की, यहाँ समझ बहुत सिंपल है, लॉजिकल है। देखो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डेफिनेटली ये जो क्लोजनेस के लिए, मतलब एसोसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। और ये जो थर्मल एनर्जी, जैसे हमने पढ़ा, थर्मल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द काइनेटिक एनर्जी, नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, और काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट पे डिपेंड करता है, वो सेपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब जो हमें सबसे पहले पढ़ना है इसमें, वो है गैसियस स्टेट, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। जो नेक्स्ट चीज़ आपको पढ़नी है वो क्या है, गैसियस स्टेट, ठीक है। देखिए, द gases
स्टेट। ठीक है, इसको कहते हैं मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्टेट है किसी भी मैटर के लिए, लिख सकते हैं ना। अब देखो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है ना। हम लोग ज़िंदा रहने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे एसेंशियल जो कंपोनेंट है, वो शायद यहीं से कनेक्टेड है ना। एटमॉस्फेयर में होते हैं, जो लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर है ना। ठीक है, वहाँ हम जिसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं, मतलब जो स्फीयर ऑफ चेंज है ना, जहाँ पे सारी चीज़ें दिखती हैं आपको, है ना। और वो फिज़िक्स में पढ़ते हैं, फिज़िक्स में पढ़ेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल पुल का क्या रोल होगा। ठीक है, और जो आईआईटी वाला जो लेक्चर इसमें आना है, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी चीज़ें गैसेस स्टेट को उसके डिफरेंट लॉज के साथ मिला करके, है ना, वो अलग अलग के भी मॉनसून और वो सारी चीज़ें डिस्कस की हुई, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको एक बार आप देखिएगा। ठीक है, तो अगर गैसियस स्टेट की बात करें तो गैसियस स्टेट आप कह सकते हो दिस इज़ द सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। और सिंपलेस्ट कहने का सीधा रीज़न होता है, ठीक है, ये सिंपलेस्ट स्टेट है कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जैसा होता है, बहुत कम। ठीक है, अगर आप अलग अलग प्रेशर के कंडीशन पे वो चेंज होगा, फिर हम लोग देखो डेविएशन फ्रॉम आइडल बिहेवियर मतलब रियल गैस बिहेवियर में पढ़ेंगे, है ना। बट कंपैरेटिवली लिक्विड और सॉलिड के हिसाब से बहुत ही कम, नेग्लिजिबल जैसा लिख सकते हैं ना। और ये सबसे मेजर रीज़न है इसको सिंपल होने का। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखो कौन कौन से गैसेस हैं ये तो आपको पता होगा, ये क्लास 7th या 9th में पढ़ते हैं, है ना। तो 11 एलिमेंट्स हैं, देयर 11 एलिमेंट्स, नहीं, दैट एग्जिस्ट एज गैसेस। ठीक है, उसमें क्या क्या है, HNO, F, Cl। ठीक है, ये ध्यान होगा ना। और ये ग्रुप नंबर जैसे 18 में लिखते हैं, 18 में क्या क्या आ जाएगा, कुछ नट गैसेस में He, Ne, Air, Kn, Xn, Rn। ठीक है, तो ये क्या है, ये 11 एलिमेंट्स हैं जो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ तक समझ आ रहा है, लिख सकते। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें देखना है, समझना है। ठीक है, और उसके बेसिस पे डिफरेंट लॉज लिखने हैं, है ना। तो देखो वो जो पॉइंट है यहाँ तक समझ आ रहा है, दीज आर द 11 एलिमेंट्स। ठीक है, विच एग्जिस्ट एज गैसेस। तो ये लिख लिया आपने, HNO, F, Cl, He, NaAr, Kr, Xen, Rn। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। कुछ पॉइंट्स लिखने हैं अबाउट द गैस। ठीक है, जिसको अज्यूम करके दिमाग में रख के आगे की चीज़ें करेंगे जो आइडल गैस के लिए होगा। ठीक है, तो गैसेस आर, सबसे पहला पॉइंट अगर जो आता है वो क्या है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, रीज़न बहुत साफ है, इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन बहुत कम है पहले से। ठीक है, और सेपरेशन क्या है, पहले से ज़्यादा है ना। तो स्पेस बहुत है, सेपरेशन बहुत है ना। तो कंप्रेस करने के स्कोप ज़्यादा होते हैं इसमें। ठीक है, दूसरा जो सेकंड पॉइंट लिखेंगे, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर equally, pressure equally in all directions। ठीक है, वो किसी सब सारे डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे देखें तो अभी फिजिक्स में इसको डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो इक्वली अलग अलग डायरेक्शन में और किसी भी डायरेक्शन में इक्वल ये करेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट फर्स्ट से रिलेटेड जो डेंसिटी है वो क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत लो होता है, इसलिए स्कोप भी बनता है कंप्रेस करने का, कंप्रेस करके डेंसिटी थोड़ा इंक्रीज़ करा सकते हैं ना। नेक्स्ट जो है सेप की बात है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिस अपना खुद का सेप कुछ होता नहीं। ठीक है, तो जिस भी वॉल्यूम में रखोगे, जिस भी कंटेनर में रखोगे, उसी कंटेनर का सेप ले लेगा वो। ठीक है, और दूसरा नेक्स्ट क्या लिख सकते, गैसेस मिक्स इवनली एंड कम्प्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शन विदाउट एनी मैकेनिकल ऐड, मतलब कहीं पे भी ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, इक्वली ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ से गैस लॉ पढ़ना शुरू करते हैं, जहाँ से न्यूमेरिकल
ग्राफ और ये सारी चीज़ें आना शुरू होंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक सबके समझ आ गया। अब फर्स्ट जो लिखते हैं हम लोग, दैट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, ठीक है। अब इसमें याद रखिएगा ट्रिक ये, बॉयल्स मतलब ये टेम्परेचर से रिलेटेड में यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट कर देना, ठीक है। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इसको आप कह सकते हैं कि ये प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन होगा, ठीक है ना, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन होगा। तो सबसे जैसे वो ट्रिक है, बॉयल्स है मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पहला ये पॉइंट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैं भी डिस्कस करूंगा कि दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, ठीक है। पहला ये क्या लिखा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरा जो है कि भी ऑफ अ गैस, यहाँ तक समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए सेकंड जो पॉइंट आप याद रखेंगे इसमें, देखिए फॉर गिवन अमाउंट, मतलब फिक्स्ड अमाउंट की बात करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं कर सकते, चेंज करेंगे फिर ये लॉज वैलिड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर गिवन अमाउंट और फिक्स्ड अमाउंट, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख लीजिए। द प्रेशर of gas varies inversely with its वॉल्यूम, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक ना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये पहला कंडीशन। दूसरा फॉर गिवन अमाउंट और द एट फिक्स्ड अमाउंट, फॉर फिक्स्ड अमाउंट, तो क्या लिखा, द प्रेशर ऑफ गैस वेरीज इन्वर्सली विद इट्स वॉल्यूम, लिख सकते। मतलब अगर यहाँ पे लिखें तो ये P क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। P क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और इसको अगर मैथ्स के हिसाब से लिखें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब डेल टी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, डेल टी ज़ीरो लिखना पड़ेगा, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट एन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रख दीजिए, तो ये चीज़ श्योर करेंगे आपकी, ठीक है। अमाउंट फिक्स किया हुआ हमने, यहाँ तक समझ आ रहा है, लिख सकते। तो यहाँ से क्या समझ आया, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V और P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V और P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ तक समझ आ गया। तो आपको ये याद रखना है कि अगर बॉयल्स लॉ पढ़ रहे हैं तो ये PV का रिलेशनशिप है ना। ट्रिक मैंने बताया था, बॉयल्स है मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड जैसा कुछ वर्ड है, मतलब कुछ ऐसा लॉजिकल नहीं है भाई, ये है ना, बॉयल्स नाम था भाई, तो बट टेम्परेचर जैसा कुछ एक फील आता, मतलब ठीक है भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दीजिए, है ना, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि भाई क्या जो मिला आपको, वो क्या मिला, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V और P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब इसके लिए ग्राफ खींचते हैं हम, ठीक है, देखना देखना, समझना है इसको, ठीक है। देखिए अब अगर ये लिखा हमने, है ना, जो वाई एक्सिस है, ठीक है, जो वर्टिकल एक्सिस है उसको P दे दो प्रेशर, और जो एक्स एक्सिस है इधर वॉल्यूम लिया, ठीक है ना। तो देखिए देखना, समझना है इसको, ये P हो गया, ठीक है, और ये जो इधर दिया आपने ये V हो गया। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अब अगर हम लोग कोई भी यहाँ पे लिखेंगे तो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो P जैसे जैसे बढ़ेगा V क्या होगा, कम होता जाएगा, लिख सकते हैं। P जैसे जैसे बढ़ेगा V क्या होगा, कम होता जाएगा, लिख सकते हैं ना। तो देखिए देखना, समझना, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है।
मतलब सेम इस तरह का बनेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा वो कर्व और भी आएगा, है ना। फिर ऐसा लिख सकते हैं, है ना। फिर ऐसा, ठीक है। मतलब इस तरह का कर्व बनेगा। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखो ये एक ही सैंपल लिया अगर आपने, देखना समझना, अगर एक ही सैंपल के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे, कि भाई ये सपोज़ करो 200 केल्विन पे ले लिया, ये फिर हमने बढ़ा दिया 400 केल्विन ले लिया, फिर इसको बढ़ा दिया कि 600 केल्विन ले लिया। तो एक ही सैंपल को मतलब गिवन अमाउंट के लिए अगर डिफरेंट टेम्परेचर पे बात की हमने, ग्राफ खींचा बिटवीन पी एंड वी, तो देखो पैटर्न एक जैसा हो रहा है, ठीक है। पैटर्न क्या हुआ, एक जैसा हुआ। बट ये शिफ्ट दिखा, और शिफ्ट का बहुत सिंपल रीज़न है कि भाई जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, आपको ये याद रखना है। देखो इसको याद रखने के लिए सीधा आगे का एक फॉर्मूला दिमाग में रखें, बहुत सिंपल तरीका है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आपको शुरू से याद है ना। तो भाई देखो किसी भी एक पॉइंट पे पहुंच जाओ, अगर मैं यहाँ पे पहुंच जाता हूँ, अगर कभी कन्फ्यूज़न हो कि कौन सा टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा होगा, तो किसी एक पॉइंट पे पहुंच जाओ, तो इन सब के लिए वॉल्यूम कॉमन हो गया। इन सब के लिए क्या हो गया, वॉल्यूम कॉमन हो गया, लिख सकते। लेकिन अगर यहाँ से देखेंगे आप, तो इन सब के लिए प्रेशर का वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। तो अब अगर इसके लिए देखोगे तो P इंटू वी, तो इसको हम P1 P2 P3 लिख सकते। तो P1 इंटू वी, इसके लिए क्या होगा P2 इंटू वी, और इसके लिए क्या होगा P3 इंटू वी। तो वी सब में कॉमन है, बट P1 हाईएस्ट है, देन P2, देन P3, और जो प्रोडक्ट ऑफ P एंड V है दैट इज़ NRT। N गिवन मास, मोल ये गिवन है, R गैस कांस्टेंट, आगे अभी पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। और T टेम्परेचर, तो T जो है डायरेक्टली जो है पी वी पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे इफ़ N इज़ गिवन लिख सकते हैं ना। तो इसमें देखो इसका सबसे ज़्यादा है पी वी, इसका पी वी कम, इसका सबसे कम, तो ये 600 सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये एक तरीका रखिएगा याद रखने का, है ना। तो ग्राफ कैसे खींचा, क्यों खींचा, हमने समझ आ गया सबको। तो बॉयल्स लॉ क्या होता है, ठीक है। ग्राफ कैसे बना वो आपने लिख लिया, है ना। अब देखिए यहीं पे थोड़ा सा एक और चेंज करते हैं हम लोग, कि अगर मान लो, ठीक है, ये कि भाई अगर आपसे कहा जाता कि ठीक है P वर्सेस 1/V का ग्राफ खींचते हैं, कि भाई यहाँ P है और ये 1/V का ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। तब तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, तब क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन में निकलना चाहिए तुम्हें, है ना। देखिए फिर क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट निकलेगा, लिख सकते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ से 3 डिफरेंट टेम्परेचर, T1 T2 T3, ठीक है। अब फिर से अगर पूछूं कि भाई कौन सा ज़्यादा होगा कम होगा कैसे लिखोगे, तो आप कह सकते T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। फिर से आसान तरीका, देखो अगर इसको चेक करना ही होता तो आप यहाँ से कर सकते थे, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स पे 1/V क्या है, कॉमन है। इन सारे पॉइंट्स पे 1/V क्या हो गया, कॉमन। मतलब 1/V कॉमन होने का मतलब इन सब सारे पॉइंट्स पे V कॉमन हो गया, और यहाँ पे P क्या है, हाईएस्ट है, यहाँ पे बीच वाला है, और यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू ऑफ P है। तो P इंटू वी इसका हाईएस्ट है, P इंटू वी इसका क्या हो गया, हाईएस्ट हो गया। तो ये मतलब T3 हाईएस्ट है, देन T2, देन T1, लिख सकते। तो ये बॉयल्स लॉ था। बॉयल्स लॉ कैसे लिखते समझ आ गया, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग अभी लेक्चर लेंगे, जो इसका पार्ट 2 होगा, उसमें जो पढ़ना है हमें चार्ल्स लॉ, ठीक है, लुसिक्स लॉ, देन उनको कंबाइन करेंगे तो फिर गैस इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो ये लेक्चर 2 के जो कंटेंट होंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या होगा, है ना। देन एवोगाड्रो लॉ, उन सबको कंबाइन करके आपको आइडल गैस इक्वेशन मिल रहा होगा। देन कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आएगा जिसमें वो वंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखते हैं, है ना। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए।